कोएक्सियल पोजीशन। तो आज का टॉपिक है कोएक्सियल पोजीशन। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डायपोल। The line passing through center of dipole and perpendicular to axis of dipole is called equatorial line और coaxial line। ये सामने लिखा है। If a point at which the intensity of electric field due to dipole is to be determined is taken on this line, then this position is called equatorial position or coaxial position or broadside on position। तो ये टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगाएंगे और कोएक्सियल पोजीशन में। तो दो पोजीशन हमने कल बात किया था, एक एक्सियल और कोएक्सियल। कोएक्सियल पोजीशन को देखो तो इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, यदि डायपोल के बीचों बीच परपेंडिकुलर कोई लाइन पास किया जाए तो उसे इक्वेटोरियल लाइन या कोएक्सियल लाइन कहते हैं। और उस लाइन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण पता लगाया जाए तो उस पॉइंट को उस डायपोल के रिस्पेक्ट में कोएक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। अब इसका 5 नंबर में इतना लिखना है, आपको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और उसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है उसको देखिए। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये दूसरा पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, और यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने प्लस Q चार्ज और यहाँ पर रख दिया मैंने माइनस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज दिखाई दिया। और ये एक डायपोल है, इसलिए इसकी बीच की जो सेपरेशन है वो 2L है, राइट है। इसके मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ डायपोल्स से परपेंडिकुलर लाइन पास किया जाए, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल। ये देखो मैं इससे परपेंडिकुलर लाइन पास कर देता हूँ, ओके। ये देखिए लाइन जैसे ही पास करते हैं, ये लाइन पे कहीं भी अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाएं तो उसे कोएक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ चूंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, इसलिए ये हम लोगों ने चार्ज की बात किया, राइट है। तो लेट कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे दिया P। इस पॉइंट P पर हमें इस डायपोल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, उसकी टोटल इंटेंसिटी पता लगाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको डिस्टेंस कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है R, कोई दिक्कत। अब इसको कैसे लिखा जाएगा ये ध्यान से सुनिए, शुरू से कंटिन्यू। तो हम लोगों को शुरू में लिखना है यहाँ पर लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कल भी बताया था एक्सियल पोजीशन में, और आज भी कोएक्सियल पोजीशन में वही लाइन है। मतलब इतनी लाइन तो आपको कॉमन है, इसलिए लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। यहाँ लिखेंगे पहले लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q separated by 2L distance apart, placed in a medium of dielectric constant K, placed in a medium of dielectric constant K, full stop। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे लेट अ पॉइंट P at distance R from the center of dipole O where intensity of electric field is to be determined,
वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ये सामने आपको दिख रहा है, ए बी एक डायपोल हो गया और इसके सेंटर ओ से हमने एक लाइन पास किया, ये कोएक्सियल लाइन कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा, राइट है ना। ओके, तो हम लोग एक एक करके पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, फिर इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके विथ डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग इस डायपोल के कारण टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे। तो शुरुआत करेंगे किसके कारण, पहले एक बार प्लस क्यू के कारण, फिर एक बार माइनस क्यू के कारण। तो आपको लिखना पड़ेगा द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को लिखने, अब ये डायग्राम बाकी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जरूरी नहीं प्लस क्यू से स्टार्ट करें, आप माइनस से भी कर सकते थे। ड्यू टू सबसे पहले क्या किया बोलो, प्लस क्यू चार्ज, ओके। इज इसको लिखने के बाद कॉमा करके नीचे से लिख दिया E1 इक्वल टू, देखो E1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और फार्मूला आप लोगों को मालूम है 1/4πε0 के क्यू अपान इनके बीच के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है एपी का स्क्वायर। और हमने कहा था डायरेक्शन पता लगाना है, तो इसको बोले थे कि एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और उसके बाद इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्या, वेक्टर E1 एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि पॉइंट P पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, राइट है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था, राइट है। और इसको मैंने बोला था कूलम्ब्स लॉ से पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब हमको यहाँ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, अलोंग देख सकते हैं क्या लिखेंगे, वेक्टर AP, राइट है ना। तो ये हो गया क्या बोलो, डायरेक्शन। और ये हो गया मैग्नीट्यूड, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान AP स्क्वायर। यहाँ नीचे लिखेंगे वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या लिखेंगे बोलो, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, राइट है। अच्छा, अब यहाँ दो प्रकार से इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस AP की वैल्यू निकाल लें बाय द पाइथागोरस थ्योरम, या एक बार हम लोग इसके कारण भी इस पॉइंट पर निकालें, फिर उसका भी निकालें। तो हमारे पास दोनों मेथड्स है, तो चाहे तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेकिन इजी रहेगा, इसलिए आप इसका क्या कर लीजिए, इस ट्रायंगल में ये अगर हम इसको थीटा एंगल कंसीडर करें, राइट है, तो ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, ओके। और ये R है और टोटल लेंथ 2L है, तो इसका मतलब हाफ लेंथ L हो जाएगा। तो यहाँ जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी AP की लेंथ कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। AP स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, तो OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OP की वैल्यू देखो R है, और चूंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, OA की वैल्यू L है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बोलो L स्क्वायर। अब इस AP की वैल्यू इस AP स्क्वायर पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जब पुट कर देंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP, राइट, तो वी गेट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के
Q अपान AP की वैल्यू है देखो इतना, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए ये अंडर रूट ओवर खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस कितना बोलो L स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हमने कंसीडर कर दिया मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट है? तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, किसके कारण बोलो प्लस Q चार्ज के कारण। अब इसी तरह से हम लोग पॉइंट P पर निगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। क्लियर? इतनी कहानी क्लियर। और फिर लिखेंगे तो मिटा रख के हम यहीं पर लिख देते हैं, आप लोग आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज था, तो अभी हम लिख रहे हैं ड्यू टू क्या माइनस Q चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो उसका नाम E1 था, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो E2। राइट है E2। अब फार्मूला वही रहेगा लेकिन इसकी लेंथ अब इस बार BP हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे BP का स्क्वायर। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉइंट चार्ज है वो भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग चार्ज है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग PB, किसकी तरफ हो जाएगी P से B की तरफ हो जाएगी। राइट है, ये मैं जोड़ दिया, ये हो गया PB। राइट, इसका नाम क्या हो गया बोलो वेक्टर E2। तो डायरेक्शन यहाँ लिख दिया अलोंग PB। अब पूछ सकते हो सर BP क्यों नहीं है PB क्यों है, तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि हमको इंटेंसिटी पता लगाना है P पर ड्यू टू किसके कारण निगेटिव चार्ज के कारण। इसका मतलब है कि ये इसको अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन P से B के अलोंग हो गया। अब BP को भी हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चूंकि आप देख सकते हो ये थीटा है, दिस वन इज आल्सो थीटा। राइट है, ये 90 डिग्री है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम है BOP। देख सकते हैं BOP। जैसे यहाँ AP का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो किसका हो जाएगा BP का स्क्वायर। तो ये देखो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि OP की वैल्यू R है और OB की वैल्यू L है। इसका मतलब यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मैंने कहा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम चाहे तो ना निकालते बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या अलग अलग निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दिए फिर बाद में लिख देंगे। तो ये BP की वैल्यू आ गई। अब फिर वही लाइन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BP है ना। तो यहाँ जैसे BP की वैल्यू पुट कर दिया तो देखो E2 की वैल्यू बदल गई। क्या बदल गई ना, वही वैल्यू है जो E1 की है, यू कैन सी। राइट है, इक्वेशन सेकेंड। तो E2 की वैल्यू 1/4πε0K और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या चीज़ चेंज है आप बोलोगे, तो बोलोगे सर डायरेक्शन चेंज है। मैग्नीट्यूड बोथ है इक्वल और बदल क्या गया बोलो डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक बदल जाए तो वेक्टर चेंज ही कहलाता है। उसका मतलब ये है कि उसको हम चेंज ही मान सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व यहाँ पर भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये है कि हम E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, तो एक थीटा के अलाउंस से ऐसे निकालेंगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा और एक साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे E2 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ अगर हम दिखा दें आपको एक मिनट के लिए, फिर बाद में उसको है ना, तो उसको उस तरीके से हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हम एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर उनको पसंद हो तो वो तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कहूँ कि इसको इस तरह से हम डिवाइड रिजॉल्व करें, ये परपेंडिकुलर दो एक्सिस में, ये ध्यान से देखिए पर ये इस तरह से राइट है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा। अगर ये E1 है तो दिस वन इज व्हाट E1 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा बोलो E1 sin थीटा। गॉट इट कि नहीं? अच्छा, इसी तरह से E2 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। E2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये देखो ये एंगल थीटा है क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है ना, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल था थीटा। तो इसका नाम भी हो जाएगा E2 क्या cos थीटा, और नीचे वाले का नाम हो जाएगा E2 sin थीटा। गॉट इट? अब आप देख सकते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और ये मैग्नीट्यूड है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। E1 E2 इक्वल है और साइन भर का मल्टीप्लाई हो जाने से कोई चीज़ बदल नहीं जाएगी,
इसका मतलब E1 E2 इक्वल है साइन का मल्टीप्लाई करने से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन इसका अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो तो फार्मूला होता है R इक्वल टू A माइनस B। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, राइट। और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इसलिए फार्मूला R इक्वल टू A प्लस B, इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे। एक तरीका ये है, और एक तरीका दूसरा है जो हम आपको बता रहे हैं, तो लोग उसको भी कर सकते हैं, और मैं ये वाला दूसरा मेथड बता रहा हूँ, राइट है। तो मैं ये पुराना वाला मेथड आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से नहीं करना चाहता हूँ जिस तरह से ये दूसरा मेथड से है। ये देखिए हम क्या करना चाहते हैं, वेक्टर के याद करिए हम लोगों ने एडिशन के 2 फार्मूले पढ़े थे, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, याद आया होगा। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ याद करें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल, और मैं इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, बोलो पैरेलल। याद करो टीचर जो है 11th में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, है ना, ये वेक्टर है और ये उसका डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, राइट है। तो इसको देखो तो उसी तरह से ये एंगल थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा, इसका मतलब है कि टोटल एंगल कितना हो गया, बोलो 2 cos थीटा, सॉरी 2 थीटा, एंगल कितना हो गया 2 थीटा, और E1 E2 इक्वल है। तो हम लोगों ने 11th में एक और टॉपिक पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, याद आया, इफ टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट होता है, याद करिए फार्मूला होता है, यदि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है आर इक्वल टू, वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, राइट। तो हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। ये देखो ए और बी इक्वल है, इसका मतलब E1 E2 इक्वल है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस E1 mod ऑफ E1 वेक्टर एंड mod ऑफ E2, ये देखो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। आप देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। तो E1 एंड E2 आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल कितना बोलो 2 थीटा, कैसे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया बोलो, ई से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से, है ना। तो देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे ड्यू टू डाइपोल। इतना लिखने के बाद आपको ये फार्मूले का यूज करना है, क्लियर। तो आपको लिखना पड़ेगा E इक्वल टू आर के प्लेस में E और 2a के प्लेस में चाहे E1 लिख दो चाहे E2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने E1 लिख दिया, कोई दिक्कत। और cos थीटा के प्लेस में क्वेश्चन में देखो कितना दिया बोलो 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख दिया, और डिवाइड में कितना लिखा बोलो 2। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि फार्मूले का यूज किया गया है। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2E1 cos थीटा। और अब आप क्या करिए, E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, और cos थीटा की भी वैल्यू। तो E1 की वैल्यू तो आपने पीछे लिखा है, और cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट है ना। तो आप लिखेंगे, पहले ये निकालेंगे वेयर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस चाहे इस ट्रायंगल में लो चाहे इस ट्रायंगल में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, OB, है ना, अपान ये हो जाएगा BP। और ये कौन से ट्रायंगल में है,
इन राइट एंगल ट्रायंगल POB, राइट है। तो OB इक्वल टू यू कैन सी L है, OB की वैल्यू कितनी है, L है, टोटल 2L है ना, और BP की वैल्यू पीछे देखो अंडर रूट में R² प्लस L² मैंने लिखा है, राइट है। ये कॉस थीटा है और ये इवन, दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड इवन, राइट। और उसको लिखने के बाद लिखेंगे वी गेट, क्या मिलेगा, तो ये कुछ ये लिखेंगे, इसको लिख लिए आप। उसके बाद कॉस थीटा और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट है। तो कितना मिला, इक्वल टू 2, इवन की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना R² प्लस L², लिखा है कि नहीं। अब बगल में लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि ये डायग्राम मिटाना पड़ रहा है, तो हम डायग्राम मिटा रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट में देखिए ये डायरेक्शन लिखा है। डायरेक्शन देखो इस तरफ है, किधर है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। हम लास्ट में पूछेंगे और आपको लिखना भी पड़ेगा कि, लेकिन देखो उसके अलोंग नहीं है, पैरेलल है। ये देखो बोथ आर व्हाट, पैरेलल। तो अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड पैरेलल टू डायपोल लेंथ, या पैरेलल टू क्या कह सकते हो इसके एक्सिस, राइट है। तो इसको ध्यान देना है, इसको लास्ट में लिखना है। या आप बोल सकते हो कि डायपोल मोमेंट के निगेटिव में, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस नहीं बल्कि पैरेलल है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है और हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई L/√R² प्लस L², राइट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ R² प्लस L² लिखा है, यहाँ भी R² प्लस L² है, लेकिन इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है। इसकी पावर भी कुछ नहीं दिख नहीं रहा, लेकिन अंडर रूट का मतलब है 1/2। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लाई के दौरान दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको जब ऐड करेंगे तो 2 × 2 + 1 इक्वल टू 3/2, यानी इन दोनों की अगर कंबाइन करोगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। और इस 2 को हम L के साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q × 2L, 2L कहाँ से हो गया, ये 2 वहाँ चला गया, और इन दोनों की देखिए पावर 1 हो गई, तो कितना हो गया R² प्लस L² के पावर में कितना 3/2, राइट है ना। 3/2 कैसे आ गया, ओके। तो अब यहाँ Q × 2L की वैल्यू हमने बताया था डायपोल मोमेंट होता है, राइट। यहाँ पर लिख देंगे डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, P से, स्मॉल p से, तो P लिख दिया, और डिवाइडेड बाय R² प्लस L² की पावर में 3/2। इसको इक्वेशन मान लो 3rd, हालांकि पीछे इक्वेशन नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट ही मान लो। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। इसको इस तरह से आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या किया, पुट कर दिया सब्स्टिट्यूट। ये मेरा तरीका है लिखने का, इस तरह से पैक कर लेते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ लास्ट में न्यूटन पर वाट कूलम। तो ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट है। लेकिन आप यहाँ जो P लिखे हो आपको बताना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए कि वेयर P = Q × 2L, और यहाँ वर्ड में लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और 2 केसेस और भी बना सकते हो, लिख सकते हो फॉर एयर और वैक्यूम, लिख दो, बढ़ जाएगा फॉर एयर और वैक्यूम। तो जब एयर और वैक्यूम करते हैं तो यू नो दैट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर जो होता है 1 होता है, वैसे होता तो 1.0000536 होता है, लेकिन आपको सिर्फ 1 लिखना है, क्लियर है ना।
तो ये के की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये सेम वैल्यू रहेगी, बस यहाँ पर के 1 होगा, मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा, यानी फार्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा, राइट है। तो इतना हो जाएगा, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या दे दो 4। इसके की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, राइट। ये लो नई वैल्यू आ गई, राइट है। अब यहाँ पर हम लोग एक केस जो है कल बताए थे और उसी केस को हम लोगों को दोबारा भी लिखना है, राइट है। लेकिन उसके पहले ये फार्मूला आपको याद रखना है, राइट है। ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग वही एक केस जो कल भी लिखे थे वही केस आज भी लिखेंगे, राइट है। तो क्या लिखेंगे इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल। क्या लिखेंगे, इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल। और दूसरा लाइन भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द डायपोल इज वेरी लार्ज। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ L इज लेस देन R। कल का टॉपिक देख लीजिए वीडियो में, हमने इसी तरह बताया एक्चुअल में। देन L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर्ड टू R स्क्वायर। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 से लिखना हो तो लिख दो, 3rd से लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो हम 3rd से लिख दें, कहाँ से लिख दें, तो जब 3rd से लिखोगे तो यहाँ के था, क्या था बोलो, के। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू, ध्यान से समझिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 3rd से पुट करें मतलब उसमें के भी है बोला, इंटू पी अपॉन, और यहाँ लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए हैं तो इसका मतलब R स्क्वायर के पावर में कितना बचा, R स्क्वायर के पावर में बचा 3/2। तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, तो बचेगा 3। इसका मतलब है कि अब जो फार्मूला नया बन रहा है कुछ ऐसा हो गया। तो फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R के पावर में कितना हो गया, क्यूब। दिस इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका नया इक्वेशन, जो भी हो इक्वेशन नंबर 8। और यहाँ पर भी लास्ट में यूनिट लिख दे तो कोई बुरा नहीं, न्यूटन पर वाट कूलम। तो कुल मिला के इस तरह से आपको ये वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी आप केस चाहे तो जोड़ सकते हैं कि फॉर एयर आर वैक्यूम, तो जब लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 रख दोगे, पी अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, R3। तो दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई डाउट्स है, नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आपको वही डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी जो लास्ट में मैंने आपको बताया था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, is parallel to the axis of dipole and from positive charge to negative charge, that is I dot E, that is करके लिखेंगे opposite to the direction of electric dipole moment, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये एक आपका कोएक्सियल पोजीशन लिखने का तरीका है। कोई दिक्कत, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो हमने आपको समझा दिया। अब एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था और मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव में आता है और कई बार आया है और बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं इतना समझाने के बाद। देखो उसमें पूछा है पेपर में कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो ई का रिलेशन R³ से इन्वर्सली है। और मैंने जब पढ़ाया था शुरू में कूलम से ला तो ई का रिलेशन 1/r² हुआ था, स्क्वायर से था। तो यानी यहाँ पर हमको ध्यान से रखना है कि कौन कहाँ रिलेशन है। उस दिन मैंने क्वेश्चन बोला था, ये लगता है 1st नंबर वीडियो में मैंने बोला था।
और क्या बोला था, मैंने लिखा था एक क्वेश्चन कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू बोलो पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए ई का रिलेशन होगा 1/r²। पॉइंट चार्ज के लिए ई का 1/r²। लेकिन आज का टॉपिक एक्सियल हो चाहे को एक्सियल हो, तो आप बोलोगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, तब उसके लिए ई का रिलेशन 1/r³। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ध्यान रखना। एक और रहता है, उसको हम आगे कल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।